अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज सबक लेकर के हाजिर हुए। जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में बहुत सारी ज़बानें हैं। सबक का नाम ही है ज़बानों का घर हिंदुस्तान। सैयद एहतशाम साहब के मजमून ज़बानों का घर हिंदुस्तान। हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़, गहरी नदियाँ रास्ता रोकती हैं, कहीं फैले रेगिस्तान है जिनमें आबादी कम है, कहीं ज़मीन सोना उगलती है, कहीं बंजर ज़मीन, कहीं पैदा नहीं होता और कुछ पैदा नहीं होता। फिर यहाँ के बसने वालों को देखो देखो तो काले भी हैं और गोरे भी हैं, खूबसूरत भी हैं और बदसूरत भी हैं, लंबे कद वाले भी हैं और छोटे कद वाले भी, जंगलियों की तरह ज़िंदगी बसर करने वाले भी और बड़े बड़े शहरों में रहने वाले भी। यहाँ ना जाने कितनी तरह के लोग मिलते हैं और कई तरह की ज़बानें बोलियाँ बोलते हैं। कुछ ऐसे ही जिनको हिंदुस्तान में बसे हुए 5,000 बरस से भी ज़्यादा हो गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो थोड़े ही दिनों में यहाँ आबाद हुए हैं। ऐसे देश में अजीब अजीब ढंग की कौमें होंगी और अजीब अजीब ज़ुबानें, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। ये तो मुल्क के बड़े होने की निशानी है कि इसमें अलग अलग होने पर भी सब मिलजुल करके रहने की गुंजाइश की है। ये बताना कठिन है कि 5,000 साल पहले कौन बसे थे, और मगर अब अब बहुत से लोग ये जानते हैं कि इस से इस ज़माने से यहाँ दूर दूर के लोग आने लगे। इतना समझ लेना कुछ मुश्किल नहीं है कि पहले ज़्यादातर लोग वासियों की तरह ज़िंदगी बसर करते थे और खाने पीने की खोज छोटी छोटी टोलियों में मारे मारे फिरते थे, जानवरों को शिकार करते थे या दरख्तों के फल पत्ते खाकर पेट भरते थे। इनमें से कुछ लोग यहाँ भी पहुँचे। उनकी नस्ल के लोग अब भी बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर और विंध्याचल के पहाड़ों के करीब पाए जाते हैं। वो जो ज़ुबान बोलते हैं वो आजकल अलग है। इनमें से कोल मंडरा कबीले मशहूर है, अपनी बोलियाँ बोलते हैं। ये बात याद रखना चाहिए कि दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं जो कोई बोली बोलती नहीं ना हो। यही बात है कि तमाम इंसानों में मिलती है। इनके 1,000 1,500 वर्ष के बाद द्राविड़ लोग पश्चिम की तरफ से आए। वो लोग जिन्हें द्राविड़ कहा जाता है, उन्होंने खूब तरक्की की और आज भी मदारिस मैसूर, आंध्र प्रदेश और केरल वगैरह में यही लोग आबाद हैं। तमिल तुमने तमिल तेलुगु ज़बानों के नाम सुने होंगे। ये उन्हीं लोगों की ज़बानें हैं। ये हिंदुस्तान का हाल बाहर ईरान, चीन, तुर्किस्तान वगैरह में एक और कौम है जिसे आमतौर पर तारीख़ी में आर्य कहा जाता है। तुर्की तरक्की कर रही थी। ये लोग बहादुर थे और अच्छी शक्ल सूरत रखते थे, घोड़े से काम लेना और खेती करना जानते थे। कोई 3,500 वर्ष हुए ये लोग हिंदुस्तान में आए। उन्होंने यहाँ के पुराने बसने वालों को हराकर उत्तरी भारत में अपना राज कायम किया। उन लोगों ने बहुत सी नज़में, भजन, गीत लिखे। ये बात याद रखने की है, ये लोग जो ज़बान बोलते हैं थे उसे आर्याई ज़बान कहते थे। संस्कृत उसकी शाख है। यूनानी, जर्मन, पुराने ज़माने की फ़ारसी और यूरोप की कई ज़बानें इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। और जब तुम आगे बढ़कर इन ज़बानों को पढ़ोगे तो मालूम होगा कि सब एक दूसरे से मिलती जुलती है। ज़बानों की कहानी बड़ी लंबी है, मज़ेदार है, मगर यहाँ इसको बयान करने का मौका नहीं। बस ये याद रखना चाहिए कि संस्कृत हिंदुस्तानी आर्यों की ज़बान थी। जो लोग संस्कृत नहीं बोल सकते थे, यहाँ पुराने बसने वाले या तो पुरानी बोलियाँ बोलते थे या मिली जुली ज़बानें। धीरे धीरे ये हुआ कि संस्कृत ऊंची जात के हिंदुओं की ज़बान होकर रह गई। आम लोग उससे दूर हो गए। ये लोग जो ज़बानें बोलते थे उनको प्राकृतिक कहते हैं। प्राकृतिक एक ज़बान थी, बल्कि अलग अलग इलाकों की अलग अलग प्राकृतिक थी। हिंदुस्तान लंबा चौड़ा मुल्क तो है ही, किसी हिस्से में कोई प्राकृतिक बोली जाती थी
किसी में कोई अब जो बुद्ध मत के मुकाबले के लिए साधु और संत पैदा हुए, तो उन्होंने ये आम लोगों पर अपना असर डालने के लिए प्राकृतिक की ही गीत और भजन लिखे और धर्म की कर्म की बातें की। उसी वक्त दूसरा प्राकृतिक यानी ज़बानों का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। उत्तरी भारत में जो प्राकृतिक बोली जाती थी, हमें इसी से काम है। इस प्राकृतिक के शोरसीनी कहते हैं। इसी के पेट से वो भाषाएं पैदा हुई जिनको हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू कहते हैं। बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी, उड़िया भी नई आर्याई ज़बानें हैं। ये भी तारीख़ का एक दिलचस्प इत्तेफाक है कि जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए तो इन ज़बानों को भी तरक्की हुई। अगर ऊपर लिखी हुई बातें याद रखी जाएं तो आगे की कहानी ज़्यादा समझ में आ जाएगी और मालूम होगा कि 1000 ईस्वी के बाद जो नई ज़बानें हिंदुस्तान में बोली जाने लगी उनमें से उर्दू ज़बान भी है। ये ज़बान कहीं बाहर से नहीं आई, यहीं पैदा हुई और यहीं इनके लोग इसने उसे तरक्की दी। इनकी बनावट, इनका रंग रूप सब हिंदुस्तानी है। अगर ये ज़बान किसी दूसरे मुल्क में भी बोली जाने लगी तो ये वहाँ की ज़बानें बन जाएगी, हिंदुस्तान ही नहीं रहेगी। उसके अलावा आज हमने हिंदुस्तान में कितनी तरह की ज़बानें बोली जाती है। ज़बानों का घर ये हिंदुस्तान माना जाता है क्योंकि बहुत तरह की ज़बानें यहाँ पे बोली जाती हैं। आज उसके अलावा आज हम देखें कि इन लफ्ज़ों के माना देश के माने मुल्क, देश भी होता है, देश भी होता है। कबीला माने ग्रोह, प्राकृतिक माने अवामी बोली। गौर करने वाली बात है कि उर्दू का जन्म हिंदुस्तान में हुआ। इसका ताल्लुक हिंदू आर्याई ख़ानदान से है। उर्दू गंगा जमनी तहजीब की अलामत है जिसकी तश्कील में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ बोलियों और ज़बानों के अल्फाज शामिल है। सोचिए, बताइए कि जो सवाल है वो देखें कि हिंदुस्तान की खुसूसियात क्या है। हिंदुस्तान की खुसूसियात, एक लंबा चौड़ा मुल्क है जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़, कहीं गहरी नदियाँ, कहीं रेगिस्तान, कहीं ज़रख़ेज़ ज़मीन है तो कहीं बंजर ज़मीन। यहाँ गोरे काले हर तरह के लोग बसते हैं। इसके अलावा हमारे मुल्क की बेशुमार खूबियाँ हैं जिस बिना पर मेरा मुल्क जाना जाता है। ये हमारा मुल्क की सबसे अहम खूबियाँ हैं। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान की कबायली नस्लों के नाम बताइए। कोल और मंडला मशहूर हैं। द्राविड़ कौन सी ज़बान बोलते थे? द्राविड़ी सब जो है तमिल तेलुगु ज़बान बोलते थे। संस्कृत किस ज़बान की शाख है? आर्याई ज़बान की शाख है। उत्तर भारत में कौन सी प्राकृतिक बोली जाती है? शोरसीनी कहते हैं। छठे में आर्याई ज़बानें कौन कौन सी है? आर्याई ज़बानें बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी, उड़ियाई आर्याई ज़बानें हैं। सातवें में उर्दू कहाँ पैदा हुई, किस ज़बान से निकली? शुमाली हिंद में जो प्राकृतिक बोली जाती थी उसे शोरसीनी कहते हैं। इसी शोरसीनी से उर्दू पैदा हुई। इन्हीं सवाल और जवाब के साथ ये आपका सबक मुकम्मल हुआ। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।